ओके गाइस, सो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और अब आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो बिना देरी करिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1। सो हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ जाना भी है। रियल नंबर का यूज भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और उसकी जो नीड है वो भी पता है। तो एक बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। सो रियल नंबर के बारे में सब चीज़ें पता थी कि लाइक अगर मैं किसी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास एक रियल क्वांटिटी निकल के आती है। बात हो रही है पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, राइट। अगर मान के चलो मैं नेगेटिव रियल क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा। बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर रूट हम लोग एक पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं और अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तब जाके मालूम चला कि हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको मिलती है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बट नेचर उसका होगा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का। सो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से भी हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ पे करना है और होता कहाँ पे नीड, राइट। सो यहाँ पर एक कह सकते हो कि डिफाइंड वैल्यू है कि रूट ऑफ -1 इक्वल टू होता है आयोटा, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं आयोटा। गॉट इट। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है सारे सवालों में, जितना भी आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो अगर -1 का रूट हमारा आयोटा है तो -36 का रूट कितना होगा, सो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। -36 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ऑफ 36 एंड रूट ऑफ -1। सो यहाँ से निकल के आता -1 की जगह आयोटा एंड 6 आपका रूट हो जाएगा इसका। सो यहाँ से निकल के आता है 6 आयोटा। तो जो हमारा -36 का स्क्वायर रूट है वो है हमारा 6 आयोटा। सिमिलरली हम लोग रूट -50 के बारे में बात कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू निकल के आती है 7.07 आयोटा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो क्वांटिटी हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं वो हमारे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि हमारे पास कोई इक्वेशन है लाइक दिस, और अगर हमें उसको रूट चाहिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते थे लाइक श्रीधराचार्य मेथड से। और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बहुत सारे निकल के आते थे। लाइक अगर ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रूट्स हमारे रियल होते थे। अगर हमारे पास ये क्वांटिटी जो है रूट के अंदर वो नेगेटिव है तब रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। और उसका जो फॉर्म था वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग अगर बात करें कि इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रखते हैं ऐसी क्वांटिटी का, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को डिफाइन था। जैसे वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर एनालिसिस में कि अगर किसी वेक्टर को हम लोगों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो कार्टेशियन में करते थे, पोलर में भी करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड को कार्टेशियन में कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, x प्लस आयोटा y। और अगर मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करूँ तो सिर्फ i की जगह माइनस आयोटा रखना है आपको, तो आ जाएगा आपका x माइनस आई वाई। ये कार्टेशियन फॉर्म है इसका। और अगर मैं बात करूँ पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, z इक्वल टू आर ए की पावर आयोटा थीटा। और अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूँ तो आ जाएगा जेड स्टार इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। सो ये तो हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड इन कार्टेशियन फॉर्म एंड द पोलर फॉर्म। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी आई थिंक समझ में आना चाहिए कि जो हमारा x है वो हमारा है इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का रियल पार्ट, और जो y है वो है इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली जो आपका पोलर फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म में यहाँ पर मैं डिफाइन करना चाहूँ
कि जो आपका आर होगा वो होगा आपका मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। सिमिलरली थीटा जो होगा वो होगा आपका आर्गूमेंट ऑफ दैट जेड। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, अगर मैं पोलर फॉर्म में डिफाइन करता हूँ तो मेरा आर क्या है और थीटा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते थे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास कुछ प्लेन होता था। लाइक जैसे रियल नंबर में हम लोग बात करते थे तो एक्स वाई प्लेन में हम लोग डिफाइन करते थे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इसके लिए एक प्लेन डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन। ये वैसा ही प्लेन है जैसे हम लोग रियल नंबर के लिए डिफाइन करते थे। तो इसके बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन सिमिलरली वैसे ही है जैसे हम लोग एक्स वाई प्लेन के बारे में डिस्कस करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्स वाई एक प्लेन है जिस पर पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है इन कार्टेशियन। और यहीं पे अगर बात करूँ पोलर कोऑर्डिनेट की तो ये आपका आर कॉमा थीटा है। अब आर क्या है, थीटा क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। आर हमारा मॉडुलस होता था और थीटा हमारा आर्गूमेंट होता था। एक्स हमारा रियल नंबर कह सकते हो, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई जो था हमारा कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट जेड। सो इस कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन के रिगार्डिंग हम लोग कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं, जैसे कि ईच जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट पी इन कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन। जैसे कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन है, इसमें हर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ये पॉइंट जो है हमारा आर्गेंट प्लेन में कुछ इस तरीके से डिफाइन हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से डिफाइन कर सकते हैं इस प्लेन के अंदर। ये जेड डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर एक जेड अलग हो सकता है, जेड की वैल्यू यहाँ अलग हो सकती है। बट इतना मालूम है कि इस आर्गेंट प्लेन में उस जेड को हम लोग एक पर्टिकुलर पी पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक दिस, जैसे जेड इज इक्वल टू हमारा है 4 - 2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जेड इज इक्वल टू 4 - 2 आयोटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P4, 2, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। और अगर मैं इस आर्गेंट प्लेन में लिखना चाहूँ तो ये हमारा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे हम लोग डिफाइन करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिमिलरली ये हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पर हमारा एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। सो यहाँ पे आ जाएगा पी पॉइंट। गॉट इट। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे जेड के बारे में बात करूं, जैसे आपके पास जेड इज इक्वल टू है एक्स प्लस, या फिर बात करूं 3 + 2 आयोटा। तो अगर मैं इसको आर्गेंट प्लेन में डिफाइन करना चाहूं तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ पी से तो ये जाएगा 3, 2, और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये कौन से प्लेन में, कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सो सपोज यहाँ पर आ जाएगा पी, जो कि एक्स में चलेगा 3 और वाई में चलेगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है एक जेड, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट यही बोलता है कि हर एक जेड, हर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लोग एक पॉइंट पी से आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे कार्टेशियन सिस्टम की बात। नाउ अगर मैं बात करूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, सो लाइक हमारे पास कुछ इस तरीके से जेड डिफाइन है 2e⁻π/3। सो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते थे r e⁻θ। सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इससे कि r हमारा कितना है 2 एंड थीटा कितना है π/3। सो हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं 2, π/3। गॉट इट। अब यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं आर्गेंट प्लेन मेरा कुछ इस तरीके से डिफाइन है, जहाँ पर r होता था उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और थीटा होता था एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि r की वैल्यू है 2 और एंगल जो है वो π/3 है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सो हम लोग यहाँ से p के बारे में लिख सकते हैं 2, π/3।
सो ये भी हमारे एक जेड को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट जेड देखे, वो भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन आर्गेंट प्लेन्स। सो आर्गेंट प्लेन्स या फिर कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन का मतलब ये है कि आपका वो प्लेन जिसमें हम लोग हर एक जेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पॉइंट पी की मदद से। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग हमारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कि जो एक्स है, जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं हाफ जेड प्लस जेड स्टार। ये आप लोग आसानी से प्रूव भी कर सकते हो कि अगर जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। और अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास बचेगा 2x जेड प्लस जेड स्टार, और यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 जेड प्लस जेड स्टार। सो यहाँ से हम लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा रियल पार्ट है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली जो आपको y है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड स्टार। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा r था वो था हमारा मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको लोग मॉड जेड लिखते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑब्लिक मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर का मतलब ये है कि आपका ओरिजिन से उस पॉइंट पी के अलॉन्ग जो आपका वेक्टर बनेगा उसका मॉडुलस निकालना है आपको, तो वो वैल्यू निकल के आएगी हमारी आर के बराबर। जो आपका थीटा है वो है आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड, जिसको हम लोग फेज जेड भी बोल सकते हैं, और ये होता है हमारा एंगल दैट ओपी वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हम लोगों ने जो प्लेन में बनाया था यहाँ पर, सो जो हमारा आर होगा वो होगा हमारा ओ से पी के बीच जो आपका एक वेक्टर जा रहा है ओ से पी की तरफ, उस वेक्टर पी का ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा जेड, या लेंथ बोल सकते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा आर को। और ये जो वेक्टर है वो प्लस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा आर्गूमेंट ऑफ जेड को। सो वही थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा था कि जो आपका आर है वो है आपका लेंथ है उस वेक्टर की, और जो थीटा है वो है आपका उस वेक्टर का एंगल विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में भी बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका ऑल प्योरली रियल नंबर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब प्योरली रियल का मतलब क्या है? प्योरली रियल का मतलब ये है कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका जीरो है, इसलिए हमारा जो सारे जो प्योरली रियल नंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लाई करेंगे? अलोंग द एक्स एक्सिस। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस। गॉट इट? सिमिलरली अगर मैं इमेजिनरी नंबर्स की बात करूं तो ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर लाई ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रियल नंबर को जीरो करेंगे, तो जेड हमारा हमेशा वाई एक्सिस में जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या है कि वो वाई एक्सिस में लाई कर रही है, और अगर वो प्योरली रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी हमारी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। इसलिए यहाँ पर नाम दिया जाता है एक्स को रियल एक्सिस और वाई को इमेजिनरी एक्सिस। सो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि वाई वी कॉल एक्स एक्सिस रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोलते हैं, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कि मॉडुलस होता क्या है, तो हम लोग डिफाइन कर चुके थे। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड है और जेड कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉड होता था वो होता है हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन जनरल हमको याद क्या रखना है कि मॉडुलस होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ का स्क्वायर। इन दोनों का समेशन आपको रूट लिमिट के अंदर रखना है, तो वो कहलाएगा आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाएगा। और ये जो डेफिनेशन है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी है। अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे ही है जैसे एक्स के बारे में बात करें या फिर एफ एक्स के बारे में बात करें, इन रियल वर्ल्ड की बात करूँ बट यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो आपके जो मॉडुलस की डेफिनेशन है ये वाली वो आपकी वैलिड है फॉर जेड के लिए और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ जेड के लिए भी। सो एग्जाम्पल में देख के समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास जेड इक्वल टू माइनस
7 + 2 आयोटा कुछ इस तरीके से डिफाइन है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका अगर मॉडुलस पूछा जाए तो आपको पहले तो सबसे पहले रियल पार्ट पता होना चाहिए और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से आप लोग देख के बता सकते हो कि आपका जो रियल पार्ट है वो आपका -7 है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 2 है। सो अगर मैं मॉड की बात करूँ तो मॉड आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा √53। सिमिलरली जब मैं फंक्शन की बात करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर सपोज लिखा z + 3 - आयोटा, तो z हमारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं x + आयोटा y + 3 - आयोटा। यहाँ से हम लोग रियल पार्ट अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। और अगर मैं मॉडुलस पूछूं इस फंक्शन का तो वो आ जाएगा आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा इसका मॉडुलस। गॉट इट। सो यहाँ पर एक नोट आपको याद रखना क्या कि अगर बाई चांस आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डिफाइन है, मॉडुलस z - z0 का मॉड = r, कुछ इस तरीके से डिफाइन है, तो ये जो आपकी होती है वो होती है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट z = z0 एंड द रेडियस r यूनिट्स। तो ये जो आपकी इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को, और एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर z0 है और रेडियस r यूनिट्स है। गॉट इट। सो यहाँ से हम लोग ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ छोटा सा डेरिवेशन। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो कुछ तरीके से डिफाइन है, इसी प्रकार हमारा z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ तरीके से डिफाइन है x0 + i y0। सो अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, साथ ही साथ इनके इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करता हूँ और मॉड लेता हूँ, तो मॉड के साथ मेरे पास कुछ ही क्वांटिटी निकल के आती है। अब दोनों साइड में स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आती है लाइक दिस। और ये आप लोग जानते हैं किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन है हमारी एक सर्कल की जिसका सेंटर x0 और y0 पर है और रेडियस हमारी क्या है, r है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो तो आपको समझ जाना चाहिए किसकी इक्वेशन है, सर्कल की जिसका रेडियस r है और सेंटर आपका x0, y0 पर है।